नमस्कार साथियों, लास्ट लेक्चर में हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ चुके थे। दोस्तों, इसके बाद जो ब्लड का तीसरा प्रकार आता है प्लेटलेट्स, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया है यहाँ पर प्लेटलेट्स, अर्थात इसके बारे में हम समझेंगे कि प्लेटलेट्स होती क्या हैं। दोस्तों, अगर प्लेटलेट्स की बात की जाए तो प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स किस में पाई जाती हैं? केवल जो स्तनधारी प्राणी होते हैं केवल उनमें प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। और हमने बताया था कि स्तनधारी प्राणी कौन होते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था। दोस्तों, केवल स्तनधारियों में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अगर दूसरे फैक्ट की बात करें दोस्तों, कि जो प्लेटलेट्स का निर्माण है वह कहाँ होता है, तो प्लेटलेट्स का निर्माण भी उन सभी की भांति, मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की भांति भी इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। और मृत्यु कहाँ हो जाती है इनकी? पीलिया में। कहाँ होती है? पीलिया में। यही फैक्ट हमने आरबीसी में भी पढ़ा था दोस्तों। इसके बाद अगर जीवन काल की बात की जाए, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? लगभग 3 से 5 दिन। लगभग में 3 से 5 दिन प्लेटलेट्स का जीवन काल माना गया है। दोस्तों, अगर इनकी संख्या की बात की जाए कि प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। देखो, जो हमारा लिक्विड होता है आयतन में मापा जाता है, और आयतन को किस में मापा जाता है? घन में। तो संख्या कितनी होती है? 2 से 5 लाख। 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। दोस्तों, अगर नेक्स्ट फैक्ट की बात की जाए तो कार्य क्या होता है? किसका? प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का मुख्य रूप से कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में, रक्त के थक्का को जमाने में। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि प्लेटलेट्स एक जालीनुमा संरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस जालीनुमा संरचना में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सभी के कण फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं तो ब्लड नहीं निकलता है। इस प्रकार से यहाँ कण फंस जाएंगे तो ब्लड नहीं निकलेगा, ब्लड नहीं निकलेगा तो यहीं रक्त का थक्का जम जाता है। दोस्तों, अगर हम रुधिर के कार्य की बात करें कि रुधिर का क्या कार्य होता है, तो रुधिर के कार्य की बात करें कि रुधिर 2 कार्य करते हैं। जैसे एमपीपीएससी मेंस में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि रुधिर के कार्य लिखें, तो आप देखना कि रुधिर मुख्य रूप से 2 कार्य करता है। कौन कौन से? रुधिर एक तो करता है परिवहन का कार्य। कौन सा कार्य करता है? परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। दूसरा करता है ताप नियंत्रण। दूसरा काम कौन सा है? ताप नियंत्रण। अगर परिवहन की बात की जाए तो यह भोजन का, हार्मोन्स का, उत्सर्जी पदार्थ का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी का जो परिवहन का कार्य है वह कौन करता है? रक्त करता है, रुधिर करता है। रुधिर या रक्त या ब्लड। दोस्तों, अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भोजन जैसे हम खाते हैं तो भोजन सबसे छोटे अणुओं में, मतलब ग्लूकोज में टूट जाता है, और ग्लूकोज में टूटने के बाद किस में मिल जाता है? यह रुधिर में मिल जाता है। और रुधिर के द्वारा प्रत्येक अंग तक यह ग्लूकोज प्रत्येक कोशिका तक जाती है। और आपने देखा होगा कि जैसे आपने हार्मोन्स जो आपके शरीर से निकलते हैं, तो हार्मोन्स किस में मिल जाते हैं? रुधिर में मिल जाते हैं। तो रुधिर में मिलके प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि जो आपने पानी पिया उससे, और लिवर, किडनी, जितने भी जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं किडनी द्वारा और ब्लड द्वारा किडनी तक पहुंचते हैं, और किडनी द्वारा उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ये पहुंचाए किसके द्वारा जाते हैं? परिवहन किसके द्वारा होता है? तो परिवहन रुधिर के द्वारा होता है। ऑक्सीजन आपने सांस ली तो आपने क्या लेते हैं? सांस में ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है? रुधिर करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड को जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो प्रत्येक कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है वह हमारे फेफड़ों तक कौन लाता है, वह कौन लाता है, रुधिर ही लाता है। तो ये सभी कार्य भोजन, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इनका परिवहन कौन करता है, रुधिर। आपको केवल इतना लिख देना है कि परिवहन का कार्य करता है रुधिर, भोजन, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर दूसरे कार्य की बात करें तो ताप नियंत्रण का काम करता है। काय का काम करता है, ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण की बात करें तो यकृत मतलब लीवर से जितनी भी गर्मी निकलती है, लीवर से जितनी भी गर्मी निकलेगी और हमारी मांसपेशियों से जितनी भी गर्मी निकलती है, मांसपेशियों मतलब हमारी मसल्स से, हमारी मसल्स से जितनी भी गर्मी निकलती है, जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो मसल्स गर्म हो जाती हैं, उनसे जो भी गर्मी निकलेगी तो क्या होता है कि उनसे उत्पन्न होने वाली गर्मी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब बांट देता है पूरे शरीर में। कौन बांट देता है, हमारा रुधिर अर्थात रक्त। तो यह ताप नियंत्रित करता है, ताप नियमन का काम करता है। दोस्तों अगर एक और फैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रुधिर स्कंदन किसे कहते हैं, अर्थात इसको हम इंग्लिश में अगर लिखें तो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि इसी को रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग और रक्त का थक्का, इसी को किस नाम से भी जाना जाता है, रक्त का थक्का। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, रक्त का थक्का। तो इस प्रक्रिया को समझना है कि रक्त का थक्का आखिरकार कैसे बनता है। तो रक्त के थक्का में क्या होता है कि जैसे ही हमें कभी भी चोट लग जाती है, क्या लग जाती है दोस्तों, हमें चोट लग जाती है, हम कट जाते हैं चाकू से या किसी भी औजार से हम कट जाते हैं या हमें चोट लगती है, तो हमें सबसे पहले क्या होता है, वहाँ से रक्त बाहर आता है। क्या आता है, रक्त का बाहर आना, मतलब वहाँ से ब्लड बहने लगता है। दोस्तों रक्त में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम ये सभी क्या है, क्रियाएं कर कर एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसको हम थ्रोम्बिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन। जब थ्रोम्बिन बन जाता है तो थ्रोम्बिन क्या होता है, हमारे ब्लड में उपस्थित फाइब्रिनोजिन प्रोटीन से क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाती है, फाइब्रिन। क्या बनाती है, फाइब्रिन। और फाइब्रिन की अगर बात की जाए तो फाइब्रिन क्या करता है कि हमारे रक्त जो बहता है उसका एक जेलीनुमा पदार्थ बना देता है और रक्त की एक परत मतलब जालीनुमा संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, फाइब्रिन। और फाइब्रिन में अगर जेलीनुमा जो संरचना बनाई है, जो जालीनुमा संरचना बनाई है, जो एकदम जेली के समान है, उसमें क्या है कि जालीनुमा संरचना में रक्त के रुधिराणु मतलब कौन कौन से, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये सभी रक्त के रुधिराणु क्या हो जाते हैं, जैसे RBC हुआ, WBC हुआ, प्लेटलेट्स हुआ, ये सभी क्या जब निकलने की चेष्टा करते हैं इस जालीनुमा संरचना से तो इसमें फंसे रह जाते हैं, और इसमें फंसे रह जाते हैं तो क्या होता है कि रक्त का थक्का जम जाता है और अंदर से बाहर की ओर ब्लड नहीं निकल पाता है। तो यही प्रक्रिया होती है। हालांकि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना केवल जानने के लिए है कि जब हमें चोट लगती है तो रक्त क्या आता है, बाहर निकलता है, और रक्त में पाई जाने वाली प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, ये सभी क्रिया करके क्या करते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं, और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं। और फाइब्रिन एक क्या बनाती है, जालीनुमा संरचना को बनाती है, और इसी जालीनुमा संरचना में रक्त के रुधिराणु फंस जाते हैं, तो इसी को हम रक्त के थक्का या रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। साथियों, रक्त के थक्का के बाद अब हम समझते हैं कि हमारे रुधिर वर्ग कौन कौन से होते हैं। अगर रुधिर वर्ग मनुष्य के अंदर रुधिर वर्ग की बात की जाए तो रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, A रुधिर वर्ग, B रुधिर वर्ग, AB रुधिर वर्ग और O रुधिर वर्ग।
दोस्तों अगर रुधिर वर्ग के बारे में सबसे पहले खोज की बात की जाए, रुधिर वर्ग के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो किन्होंने बताया था? उन वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम है? कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 1900 ईस्वी में सबसे पहले बताया था कि 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं मनुष्य के। सभी का रुधिर एक समान नहीं होता है, सभी में रुधिर वर्ग अलग अलग होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे इन्होंने यह बताया था कि यह जो डिफरेंस होता है वो एक प्रोटीन जो आरबीसी में पाई जाती है, आरबीसी में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे हम एंटीजन के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस प्रोटीन के आधार पर ही रुधिर वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन जो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? एंटीजन के। ये 2 प्रकार की होती है, या तो एंटीजन ए होगा या फिर एंटीजन बी होगा। इसी के आधार पर हमें पता चलता है कि रुधिर वर्ग 4 प्रकार की होती हैं। और यह किसने बताया था? सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने ही बताया था। मतलब क्वेश्चन आएगा कि 4 रुधिर वर्ग के बारे में हमें किसने बताया था, तो नाम आएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर दोस्तों। और 1900 ईस्वी में बताया था। कब बताया था? और वर्ग कितने होते हैं? क्या बताया था कि 4 वर्ग होते हैं, ए बी और ओ। अब ये होते कैसे हैं? इन्होंने एंटीजन के आधार पर ये सब बताया था कि ये कैसे होते हैं। जैसे एंटीजन, जिस रुधिर वर्ग के आरबीसी में एंटीजन केवल ए होगा, उस रुधिर वर्ग को हम ए रुधिर वर्ग कहेंगे। एंटीजन कौन सा? एंटीजन केवल 2 प्रकार के हैं, या तो ए या बी दोस्तों। अगर एंटीजन ए उपस्थित होगा आरबीसी में तो उसको हम क्या कहेंगे? ए रुधिर वर्ग है। अगर उसकी आरबीसी में, ब्लड की आरबीसी में केवल बी एंटीजन उपस्थित होगा तो हम उसे कहेंगे कि बी रुधिर वर्ग है। रुधिर वर्ग कौन सा? बी। अगर ये दोनों एंटीजन उपस्थित होंगे उसकी आरबीसी में तो उसे हम ए बी रुधिर वर्ग कहेंगे दोस्तों। और उसमें अगर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होगा, अगर उसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होगा तो हम उसे किसे? ओ रुधिर वर्ग के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगर जिसमें एंटीजन ए होती है, जिस रुधिर वर्ग में एंटीजन ए है, उसको हम, उसमें क्या होता है? एंटीबॉडी बी होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है, विपरीत होती है दोस्तों। एंटीबॉडी किस में पाई जाती है? प्लाज्मा में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है दोस्तों। और जिसमें एंटीजन ए होगा उसमें रुधिर वर्ग, जो एंटीबॉडी है वो कौन सी होगी? बी, बिल्कुल विपरीत होगी। और जिसमें बी एंटीजन होगा उस रुधिर वर्ग में ए एंटीबॉडी होगी। और जिसमें ए बी दोनों एंटीजन होंगे उसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। और जहाँ एंटीजन कोई नहीं होगा वहाँ एंटीबॉडी दोनों होगी, ए और बी दोनों। ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यहाँ ए है तो बी, यहाँ बी है तो ए, यहाँ ए बी है तो यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ ए बी। इसको आपको याद करना है, इसको जैसा का तैसा आपको रट लेना है दोस्तों। आज के लेक्चर में हमने जो भी समझा है उसको हम क्रमबद्ध रूप से लिख लेते हैं। हेडिंग डालो प्लेटलेट्स, पहली हेडिंग डालो। हाँ, हम आरबीसी लिख चुके थे, डब्ल्यूबीसी लिख चुके थे, अब क्या लिखना है? प्लेटलेट्स। नंबर 1 पॉइंट, एक केवल स्तनधारी प्राणियों में पाई जाती है। नंबर दो, इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। नंबर 3, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में तथा मृत्यु प्लीहा में होती है। नंबर 4, इनका जीवन काल 3 से 5 दिन, लगभग 3 से 5 दिन का होता है। नंबर 5 इसी में लिखो।
इनका मुख्य कार्य शरीर के कट जाने पर, इनका मुख्य कार्य शरीर के कट जाने पर रक्त का थक्का जमा देने का होता है, रक्त का थक्का बनाने का होता है या जमा देने का होता है। फिर हमने समझा था रुधिर के कार्य, तो लिखो रुधिर के कार्य, हेडिंग डालो रुधिर के कार्य, लिखो इसमें रुधिर के दो प्रमुख कार्य हैं। छोटी सी हेडिंग लो, नंबर 1 परिवहन, परिवहन, इसमें लिखो रुधिर द्वारा पचे हुए भोजन, कॉमा हार्मोन, कॉमा उत्सर्जी पदार्थ, कॉमा ऑक्सीजन, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड आदि का परिवहन विभिन्न अंगों तक किया जाता है, विभिन्न अंगों तक किया जाता है। दूसरी हेडिंग डालो इसी में, ताप नियंत्रण, दूसरा कार्य क्या होता है? ताप नियंत्रण का, लिखो यकृत और मांसपेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है वह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। अगली हेडिंग डालो रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग, रुधिर स्कंदन या रक्त का थक्का इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, लिखो इसमें जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है, पॉइंट वाइज लिखना है, पहला पॉइंट डाल लेना, जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है, जिसे स्कंदन कहते हैं, स्कंदन कहते हैं इंग्लिश में क्लॉटिंग। नंबर 2, रुधिर का थक्का बनने की क्रिया एक जटिल क्रिया है। जब किसी स्थान से रुधिर बहने लगता है और जब यह रुधिर वायु के संपर्क में आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम तथा ट्रिप्टेज एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सक्रिय थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजेन पर क्रिया करता है और उसे फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइब्रिन बारीक एवं कोमल तंतुओं का जाल बनाता है। यह जाल इतना बारीक एवं सूक्ष्म होता है कि इसमें रुधिर के कण फंस जाते हैं और एक लाल ठोस पिंड सा बन जाता है, जिसे रुधिर का थक्का कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थक्का बहने वाले रुधिर को बंद कर देता है। रक्त के थक्का के बाद कुछ पीला सा पदार्थ रह जाता है, कुछ पीला सा पदार्थ निकलता है जिसे सीरम कहते हैं, जिसे सीरम कहते हैं। अगली हेडिंग डालो मनुष्य के रुधिर वर्ग, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। इसमें लिखो
कार्ल लैंडस्टीनर, ये लिखा है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में पता लगाया कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में पता लगाया कि सभी मनुष्यों का रुधिर समान ना होकर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इस भिन्नता का कारण रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं में या लाल रुधिर कणिकाओं में या फिर आरबीसी में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति है जिसे एंटीजन कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, हल्का सा डैश लगा के, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तव में अक्षर ए एवं बी दो भिन्न प्रकार की एंटीजनों को निरूपित करते हैं। इसी में लिखो, लाल रुधिर अणुओं में या आरबीसी में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर, ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। डैश लगा के लिख लीजिए, ए बी और ओ, और इसको बना लीजिए, इसको आपको बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।